देखो हमारा प्लेनेट इतना अजीब है ना कि 90% लाइफ ओशियन के पहले 200 मीटर तक सिमट जाती है, जिसे हम सनलाइट जोन कहते हैं। उसके नीचे आती है ट्विलाइट जोन। लेकिन अगर आप 5 किलोमीटर नीचे चले जाएं, जहां इतना डार्क और एक्सट्रीम प्रेशर होती है कि बड़े बड़े सबमरीन का पापड़ बन जाए, और इसी डार्क सी फ्लोर पर हमें मिली है अजीब सी दिखने वाले काले पत्थर। यार एक्सपर्ट्स और मार्केट डेटा के हिसाब से इन काले पत्थरों का वैल्यू $20 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। यार $20 ट्रिलियन इतनी बड़ी रकम है कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से लेकर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग तक सारे सुपर पावर्स इन पत्थरों के पीछे पागल हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो फास्ट ट्रैक डीप सी माइनिंग के ऑर्डर्स तक साइन कर दिए थे। तो सवाल ये उठता है कि इन काले पत्थरों में ऐसे क्या मेटल्स हैं जो पूरे ग्लोबल पावर के बैलेंस को बदल रहे हैं, और क्या ये 20 ट्रिलियन का ट्रेजर हमें किसी वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं ढकेल रहा? आओ देखते हैं इस वीडियो में। China. China is refusing to negotiate with President Trump on U.S. Overnight, tariffs. giant videos Subjecting everyone's tariffs. China's We're gonna win so much, you may even get tired of winning, and you'll say, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. 我在北京向大家致以新年祝福。回首这一年，意义非凡。我们亲历了党和国家历史上。देखो यार, उन पत्थरों में 4 क्रिटिकल मेटल्स हैं: मैग्नीज, कोबाल्ट, निकिल और कॉपर। किसी भी देश को सुपर पावर बनने के लिए 5 चीजें चाहिए होती है: मिलिट्री, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो 20th सेंचुरी में जिसके पास स्टील और ऑयल था वही दुनिया चला रहा था। फेमस थिंकर थॉमस कार्लाइल ने एक बार कहा था, जो देश स्टील का वर्थ समझेगा वो गोल्ड कमाएगा। The nation that understands the worth of steel will reap its worth in gold. यही बात जमशेदजी टाटा ने भी अप्लाई की थी। लेकिन 21st सेंचुरी में गेम बदल चुका है। आज के नए स्टील और ऑयल ये 4 मेटल्स हैं। लेकिन कैसे, एक एक करके देखते हैं। कॉपर की बात करूँ तो आज दुनिया पेट्रोल से शिफ्ट होकर इलेक्ट्रिसिटी पर चल रही है। चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, डेटा सेंटर्स, सोलर पैनल्स, AI सुपर कंप्यूटर्स, सबको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी को सबसे कम हीट वेस्टेज के साथ फ्लो करवाने के लिए कॉपर चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? हम पिछले 10 सालों से कॉपर निकाले जा रहे हैं और अब अर्थ के पास कॉपर खत्म हो रहा है। एक डेटा के अकॉर्डिंग 2024 में दुनिया ने 27 मिलियन टन रिफाइंड कॉपर यूज किया। 2035 तक ये डिमांड 33 मिलियन टन हो जाएगी। लेकिन यार मैक्सिमम सप्लाई पीक होकर 2035 तक 19 मिलियन टन पर गिर जाएगी। और यार एक नए कॉपर माइंस को ढूंढने से लेकर चालू करने में 10 से 20 साल लगते हैं। तो यहाँ सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर कॉपर खत्म हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड खत्म होगी और फिर AI पे भी इफेक्ट पड़ेगा। सिमिलरली पूरे दुनिया का 90% मैग्नीज स्टील बनने में जाता है। और यार इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। ये स्टील से ऑक्सीजन और सल्फर निकालता है ताकि स्टील कच्चा ना हो। तो यहाँ सिंपल ये कह सकते हैं कि अगर मैग्नीज खत्म हुआ तो स्टील भी खत्म हो जाएंगे और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बन पाएगा। और वहीं 65% निकल से स्टेनलेस स्टील बनता है, जो हमारे मेडिकल टूल्स, केमिकल प्लांट्स और रिफाइनरीज में लगता है। और यार लास्ट कोबाल्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरी का सबसे जरूरी एलिमेंट, जो बैटरी को ओवरहीट होने और फटने से बचाता है। तो यार क्या ये मेटल्स जमीन पर सच में खत्म हो रहे हैं? देखो जमीन पर अगले 50 साल का स्टॉक है। तो फिर यार दिक्कत कहाँ है? यार दिक्कत ये है कि चाइना ने चुपके से सारे मेटल्स पर अपना कब्जा बना लिया है। चीन ने खड़ी की खनिजों की महादीवार। चीन का मास्टर प्लान, AI से लेकर मिसाइल तक हर चीज की चाबी चीन के हाथ। यहाँ चाइना का दिमाग देखो। एक अफ्रीकन कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहाँ दुनिया का 76% कोबाल्ट है। चाइना ने चुपके से इस कंट्री की 50% से ज्यादा माइंस खरीद ली। वहीं निकल की बात करें तो 2024 में दुनिया का 60% निकल इंडोनेशिया से आया। लेकिन वहाँ के 75% प्रोसेसिंग और माइंस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल चाइना का है। और कॉपर की 50% रिफाइनिंग चाइना में होती है। और यार मैग्नीज एलॉय का 67% प्रोडक्शन अकेला चाइना करता है। और यहाँ सबसे क्रेजी बात पता है क्या है? देखो जब दुनिया में ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, जैसे रिसेशन या फिर कोविड या कंट्रीज वॉर में उलझी हुई थी, तब शी जिनपिंग और चाइना ने 21st सेंचुरी के चारों वैल्यूएबल एलिमेंट्स को अपने मुट्ठी पर कर लिया। और इस बात को जानकर दुनिया इतनी डर गई कि इलॉन मस्क और नासा एस्ट्रॉइड माइनिंग के बारे में सोचने लगे। मतलब स्पेस के पत्थरों को तोड़ के वहां से इस मेटल को लाया जाए, ये सोचने लगे। पर भाई स्पेस से 1 ग्राम मेटल लाने की कॉस्ट पता है कितना है? $9.5 मिलियन, जो कि यार ऑब्वियसली अनअफोर्डेबल है। तब यार दुनिया की नजर गई पैसिफिक ओशन के
इस छोटे से पैच पर जिसे कहते हैं क्लेरियन क्लिपर्टन जोन, वहाँ ओशियन के नीचे 21.1 बिलियन टन ये काले पत्थर पड़े हैं और इन काले पत्थरों में इतना ज्यादा कोबाल्ट, निकल, कॉपर और मैंगनीज है कि पूरी दुनिया अगले 50 साल तक आराम से चल सकती है। तो आप सोचोगे तो फिर दिक्कत क्या है, सीधा जहाज भेजो और उन पत्थरों को उठा लो, है ना। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इन पत्थरों को निकालना इलीगल है। देखो 1982 में 100 से ज्यादा देशों ने एक ट्रीटी साइन की थी, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, और इसी लॉ ने बनाया इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। रूल ये था कि डीप ओशियन किसी का नहीं है, अगर किसी को एक्सप्लोरेशन करनी है तो उसे आधी जमीन अपने पास रखनी होगी और आधी जमीन दुनिया के डेवलपिंग या पुअर नेशंस के लिए रिजर्व छोड़नी पड़ेगी। मतलब यार रूल सुन के तो अच्छा लगता है, लेकिन चाइना ने यहाँ ऐसी जियोपॉलिटिक्स खेली कि यूनाइटेड नेशन वाले भी देखते रह गए। देखो अक्टूबर 2019 में चाइना की कंपनी बीजिंग पायनियर ने 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एक्सप्लोर किया। रूल के हिसाब से उन्होंने आधा एरिया रिजर्व बॉक्स यानी दुनिया के गरीब देशों के लिए छोड़ दिया। लेकिन यूनाइटेड नेशन के रिकॉर्ड में डेवलपिंग नेशन कौन है? चाइना खुद उसमें आता था। देखो फिर एक दूसरी चाइनीज कंपनी चाइना मिन मेटल्स आई और उन्होंने वही रिजर्व गरीब देशों वाला 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया माइनिंग के लिए क्लेम कर लिया। मतलब एक हाथ से गरीबों के दान पत्र में डाला और दूसरे हाथ से वही दान पत्र उठाकर घर ले गए। जब वाशिंगटन को ये बात समझ आई तो उनके होश उड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने सारे इंटरनेशनल मराइन लॉज को इग्नोर करते हुए उस वक्त अमेरिकन कंपनी को बिना ISA के परमिशन के डायरेक्ट डीप सी माइनिंग करने के ऑर्डर्स दे दिए और यहीं से शुरू हुई कोल्ड वॉर 2.0। यार अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ थोड़े से पत्थरों की बात है तो हिस्ट्री उठाकर देख लो। ईयर 1884 में 14 बड़े देशों ने एक पेपर पे साइन किया था कि हम अफ्रीका का रिसोर्सेस जैसे रबर या गोल्ड शांति से आपस में बांट लेंगे। लेकिन 30 साल बाद क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 1। सिमिलरली 1945 के बाद स्पेस ट्रीटी साइन हुई कि स्पेस पूरी इंसानियत का है। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? 45 साल की ब्रूटल कोल्ड वॉर, वियतनाम वॉर और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। हर बार जब दो सुपर पावर्स एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करती और जमीन पर रिसोर्सेस कम होने लगते हैं तो कागजी ट्रीटीज टूट जाती हैं। जैसे ईयर 1914 में ऑयल था, 1945 में यूरेनियम था और अब 2026 में ये $20 ट्रिलियन का ब्लैक पत्थर जो ओशियन के 5 किलोमीटर नीचे पड़े हैं। सवाल ये नहीं है कि ये माइनिंग कब शुरू होगी, सवाल ये है कि क्या ये काले पत्थर हमें एक और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ तो नहीं ढकेल रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या USA और चाइना ओशियन के अंदर आमने सामने आएंगे?